अब यूरोपीय बैंक भारत सरकार के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हमें यूरोप से बचा लो। अब यूरोपीय बैंकों का ये हाल है, जानेंगे क्या चल रहा है और कैसे ये नौबत आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में आखिरकार ब्रिटेन ने अब भारत के लिए मांगा है परमानेंट सीट। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में और कैसे बदलाव आ रहा है। क्या भारत को सचमुच मिलेगा वीटो पावर? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। भारत उन देशों में था जिसने संस्थापना के समय मदद की, यानी संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। लेकिन भारत को आज तक परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिला गया। उस समय भारत को ऑफर दिया गया, पर कथित तौर पर नेहरू ने जरूरत से ज्यादा दरियादिली दिखाई और चीन की तरफ बढ़ा दिया इसे। अब भारत हमेशा से मांग कर रहा है कि न सिर्फ अस्थायी सदस्य बनाओ बल्कि वीटो पावर भी दो, क्योंकि अगर वीटो पावर नहीं दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाल फिलहाल के दिनों में भारत को कई बार अध्यक्षता के लिए दिया गया कई चीजों की, जिसमें से इस कार्यकाल में पिछले साल भारत को पहली बार अगस्त महीने में अध्यक्ष पद की कुर्सी दी गई, जो इस साल दिसंबर महीने तक रहेगी। भारत ने अपने अध्यक्ष रहते हुए कई ऐसी भूमिकाएं दिखाई जिसमें भारत का रूप भी निकलकर सामने आया, पर भारत की मांग पर अमेरिका ने भी समर्थन किया। ओबामा और ट्रंप का भी साथ मिला था। कहा गया था कि यूएन में 5 नहीं बल्कि 6 सदस्य होने चाहिए जो परमानेंट मेंबर हो। ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों ने कहा था, लेकिन अमेरिका ने कहा था कि शर्तों के साथ भारत को शामिल किया जाना चाहिए, और वो शर्त क्या थे कि वीटो नहीं मिलेगा। पूर्व अमेरिकी सरकार इसके पीछे तर्क भी देते हैं कि क्यों वीटो नहीं मिलेगा। ये कहते हैं कि पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, इटली और अर्जेंटीना ये सहमत नहीं है, इसीलिए हम आपको वीटो नहीं देंगे। अभी वीटो सिर्फ अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के पास है। ये देश नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में भारत को भी ये अधिकार मिले। पर अब एक एक करके कई सदस्य सामने आते जा रहे हैं जो खुद से ही मांग कर रहे हैं कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप दो। अब इसमें अमेरिका के बाद ब्रिटेन का नाम भी जुड़ गया है। यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड किंगडम की अस्थायी प्रतिनिधि हैं बारबरा वुडवर्ड। इन्होंने यूएन को संबोधित किया और कहा कि यूके भी मांग करता है कि यूएनएससी का विस्तार करो और इसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील को नई सीटों के साथ साथ अफ्रीका को भी सीट दो, ताकि पूरी तरीके से पूरा हो पाए यूएनएससी। वैसे भारत के परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन अमेरिका, फ्रांस और रूस करते हैं। लिहाजा वीटो पावर वाले 5 देशों में 4 देश तो भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चीन भारत के रास्ते का सबसे बड़ा अड़ंगा है। वहीं पाकिस्तान भी भारत के परमानेंट मेंबरशिप का विरोध करता रहा है। ऐसे में क्या भारत परमानेंट मेंबर बनेगा? तो आपको बता दें, कुछ ही समय में भारत को परमानेंट मेंबरशिप भी मिलेगी और वीटो पावर भी मिलेगा। जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, भारत का प्रभाव दुनिया के मंचों पर दिखने लगा है और ये आपने महसूस किया होगा G20 की मीटिंग में भी। भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि अब बदलाव तो होना निश्चित है और यूएन में वीटो पावर भी मिलना निश्चित है, और नहीं तो पूरा का पूरा यूएन ही डिसॉल्व होकर एक बार फिर से बनाया जाएगा। इस तरह की नौबत भी आ सकती है। खैर, जहां एक तरफ यूके ने आखिरकार भारत को समर्थन दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आजकल यूरोप ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम खूब कर रहा है। पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि किस तरीके से रूस मामले में यूरोप ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इस वक्त भूखमरी की स्थिति है और जर्मनी में इस वक्त तो एक अलग ही कांड हो गया है। जर्मनी में ये कांड हो गया है कि उनकी टेलीफोन सेवाएं, फोन सेवाएं ने बाधित हो गई है। 2G 4G काम नहीं कर रहा है और कॉल्स आ जा नहीं रहे हैं, और ऐसा कई क्षेत्रों में हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ टेंशन का माहौल हो गया है। और जर्मनी में अभी सेना घूम रहे हैं सड़कों पर, ताकि लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो सीधे सीधे मदद मांग सके। अब जरा सोचिए, कोई इमरजेंसी होगा तो वो पुलिस को फोन
ऑन कैसे करेंगे, ऐसी स्थिति हो गई है। अब छानबीन चल रही है कि जर्मनी के अंदर आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। ये एक प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ गैस और तेल का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो है ही। महंगाई भी बढ़ चुकी है। अब ऐसे में जहां जनता खुद ही प्रदर्शन कर रही है कि इस जंग से हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो रही है, तो भी यूरोप और यूरोपीय यूनियन बाहर नहीं आ रहा है इस जंग से। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बाद भी, आपको याद होगा हमने हाल ही में बताया था आपको कि पुतिन ने इंटरव्यू के दौरान एक मजाक भी बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोपीय लोग अब खुद को ही सजा दे रहे हैं। बात भी सही है, उन्होंने ही प्रतिबंध लगाया और उन प्रतिबंधों का सजा भी भुगत रहे हैं यूरोपीय देश। अब ऐसा ही कुछ उन्होंने भारत के साथ ही किया। हालांकि 2013 में एक बार पहले भी यूरोप ने और यूरोपीय यूनियन ने भारत के अंदर घुसने की कोशिश की थी। भारत के आरबीआई, एसबीआई और ये जिस तरीके से काम करते हैं उसमें ना घुसेड़ने की कोशिश की थी। 2013 में भी भारत ने यूरोपीय देशों को ये चीज नहीं अलाउ किया था कि आप हमारे बैंकों में घुसपैठ करें, चीजों को देखें कि कैसे काम करता है। इससे भारत की व्यक्तिगत चीजें निकलकर बाहर आ जाती। अब होता क्या है कि जैसे भारत और यूरोपीय यूनियन में व्यापार होगा, जैसे 9 साल बाद बातचीत शुरू हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, तो यहाँ पर कुछ यूरोपीय बैंक हैं जो बैंक कन्वर्ट करते हैं चीजों को, मदद कराते हैं क्लियरेंस में। यहाँ से जो वहाँ ट्रांजैक्शन जाता है, वहाँ से जो यहाँ ट्रांजैक्शन आता है उसको क्लियर करने में मदद करते हैं। हमने हाल में देखा कि यूरोपीय देशों ने 6 बैंकों को कर दिया मना और कहा कि नहीं, ये क्लियरेंस अब नहीं करेंगे। क्लियरेंस नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि भारत हमें छूट नहीं दे रहा है एसबीआई, आरबीआई इनको परीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। भारत काफी कुछ छिपा कर रख रहा है। भारत ने जो फॉर्मूला 2013 में लगाया था वही फॉर्मूला इस वक्त भी लगाया। भारत ने ये कह दिया कि नहीं, हम बिल्कुल भी आपको अपने इन संस्थानों में घुसने का मौका नहीं देंगे। और जहां तक बात है क्वालिटी की और चीजों के प्रोसेस की, हम आपसे कई गुना आगे हैं क्योंकि हम T+2 पे चल रहे हैं, यानी ट्रांजैक्शन और उसके 2 दिन के अंदर क्लियरेंस। आपके पास ऐसी क्षमता बाद में आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने सीधे ना कर दिया। अब इस ना करने का असर क्या हुआ है? यूरोपीय बैंकों को नुकसान होना शुरू हो चुका है। अब यूरोपीय बैंक भारत को कह रहे हैं कि आप इसमें हमारी मदद कीजिए, यूरोप के साथ समस्या को हल करने। ये बात जैसे ही हो रही है वैसे ही भारत ने भी साफ कर दिया है कि आप हमसे नहीं, यूरोप की जो संस्था है ESMA, उनसे बात कीजिए। ये सारा बखेड़ा उनके द्वारा खड़ा किया गया है और वो ही हल कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, ये स्थिति भारत के लिए भी ठीक नहीं है ज्यादा लंबे समय तक अगर ये मामला अटका रहा तो, क्योंकि फिर इसका कहीं न कहीं असर भारत के शेयर बाजार और FDI में पड़ सकता है। भारत का कदम भी बेहद महत्वपूर्ण है और भारत इससे पीछे हट नहीं सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।